Assalamualaikum dear students, this is Imran Khan Panizai and you are watching Kartaba Education. हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, वे हैं 9th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 1 में है हम, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। दो टॉपिक्स पढ़ी हैं हमने, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री इटसेल्फ, जिसमें हमने साइंस की भी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की हुई है। उसके अलावा हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे पास आज हमारा तीसरा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि जब भी आप साइंस को पढ़ते हो, साइंस को पढ़ने के लिए आपके पास वर्ड्स मीनिंग कम होती है, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा होती है। अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी मेजर साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो उसमें आपके पास टर्मिनोलॉजीज़ आती है, उनकी डेफिनेशंस होती है। अगर आपको उनकी डेफिनेशंस समझ आती होंगी तभी आप जाके आगे जो इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक पैराग्राफ या जो भी आप पढ़ रहे हो वो है, तो फिर आप उसको समझ सकते हो। तो केमिस्ट्री में हमने इसी चीज़ को बेसिक डेफिनेशन, इसी टॉपिक को बेसिक डेफिनेशंस का नाम दिया हुआ है। अब हम बेसिक डेफिनेशंस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में बेसिक कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जिनको हम याद करके फिर आगे केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। उसमें अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन में बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले यूनिवर्स की बात करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, एक मैटर होता है और दूसरी आपके पास होती है एनर्जी। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी मैटर की डेफिनेशन की हुई है। दोबारा यहाँ से अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो हर वो चीज़ जिसका एनीथिंग दैट हैज़ अ मास, हर वो चीज़ जिसका मास हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि हर वो चीज़ जिसका मास होगा और वज़न रखेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, दैट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे, वज़न रखने के साथ साथ वो जगह भी घेरे, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। उसके अलावा अगर आप एनर्जी की एक ब्रीफ डेफिनेशन करना चाहोगे तो आप एनर्जी को ब्रीफली कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक तो हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी की डेफिनेशन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। नंबर एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। अगर आप उसका डेफिनेशन मैटर के साथ कंपेयर करके करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे एनीथिंग दैट नीदर हैज़ मास नॉर ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो ना तो वज़न रखे और ना ही जगह घेरे, उसको आप लोग आसान अल्फाज में एज़ कम्पेयर टू मैटर एनर्जी कहेंगे। अब चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होते केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमारा मेन फोकस एनर्जी पे बहुत कम होता है। एनर्जी को सिर्फ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करते हैं, उसके अलावा इंटायरली हमारा यहाँ पे फोकस मैटर पे होता है। तो अगर आप देखते हैं तो मैटर की डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा मैटर के मैटर दो हालतों में पाया जाता है। एक हालत उसकी है मिक्सचर हालत में, यानी कि पहली हालत वो एक मिक्सचर हालत में पाई जाएगी। दूसरी जो उसकी फॉर्म है जिसमें कोई भी मैटर पाया जा सकता है वो है उसकी प्योर सब्सटेंस यानी कि प्योर हालत। ठीक है, मतलब अगर आप मैटर को एक शे की शक्ल में लोगे तो वो दो शक्लों में पाया जाएगा। एक मिक्सचर का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई होंगी। अगर आप मिक्सचर को देखेंगे, वर्ड मिक्सचर आप लोगों को पता है मिक्स से ही निकला हुआ है। डेली रूटीन में हम लोग बहुत ज़्यादा मिक्स वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। फलाना चीज़ को उसके साथ मिक्स कर दो, चीनी को चाय में फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्स कर दो, या इसके अलावा अगर आप कहते हो कि भाई आटे को नमक के साथ मिक्स कर दो, ताकि उस जो भी हम लोग नॉर्मल अंदाज में करते हैं। अब मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में अगर आप लोग थोड़ा सा मिक्सचर को अगर आप मज़ीद समझना चाहोगे तो मिक्सचर हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होती है मिसिबिलिटी, ठीक है, और एक होती है इमिसिबिलिटी।
ठीक है, दो चीज़ें हैं। या आसान अल्फाज में अगर आप लोग इसको कहोगे तो एक कहोगे सोलूबल आसान में, दूसरे को फिर आप लोग कहोगे इनसोलूबल। ठीक है, यहाँ से आपको मिक्सचर बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। जब आप दो चीज़ों को आपस में मिलाते हो, अगर वो एक दूसरे में हल होने की सलाहियत रखते हैं, एक दूसरे में हल होंगे, तो हम उसको सोलूबल कहेंगे। जब दो चीज़ें आपस में सोलूबल होंगी तो उसके नतीजे में जो तीसरा चीज़ बनेगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन। वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। अगर आप दो चीज़ों को आपस में मिलाते हो और वो एक दूसरे में हल नहीं होते, एक दूसरे में हल नहीं होते लेकिन मिल जाते हैं, ठीक है, उस किस्म के उस प्रोसेस से आपको जो तीसरा चीज़ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? उन दो चीज़ों का या उन तीन चीज़ों का मिक्सचर। मिक्सचर को आसान अल्फाज में समझने के लिए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा अंदाज जिसको आप लोग घर में भी अप्लाई करेंगे, वो होगा आप एक बीकर लो, आसान अल्फाज में आसान सा एक बीकर, ग्लास, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप वो ले लो। उसके बाद सेंड उठाओ, सेंड को उस बीकर में डालो या ग्लास या जग, जो भी चीज़ आपने लिया हुआ है उसमें डाल दो। उसमें डालने के बाद आप क्या करो, आप शुगर भी उसके अंदर डाल दो। उसको आप जितना भी मिक्स अप करेंगे, शुगर सेंड का हिस्सा नहीं बनेगा, वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। जितना भी आप मिक्स करोगे शुगर शुगर ही रहेगा और सेंड सेंड ही रहेगा। तो उन दोनों के मिलाप से जो तीसरा चीज़ हमारे पास बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंस, प्योर वर्ड प्योर से हमारा क्या मतलब होता है? क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ शफाफ। ठीक है, प्योर सब्सटेंस ये तो हमारे पास गैर शफाफ हो गया, मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई है। अगर आप लोग बिल्कुल प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो मैटर प्योर हालत में हमारे पास दो किस्मों में पाया जाता है। एक एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाएगा और दूसरा आपके पास किस हालत में? कंपाउंड की शक्ल में पाया जाएगा। अगर आप उसको एलिमेंटल हालत में कहेंगे कि एलिमेंट से हमारा क्या मुराद है? एलिमेंट से अगर आप कंपोजिशन की बेसिस पर करेंगे तो आप कहेंगे कि एलिमेंटल फॉर्म से हमारा ये मुराद है कि जितने भी एटम्स होंगे सेम होने चाहिए। जितने भी एटम होंगे उस चीज़ में वो सारे के सारे एटम्स उसमें सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास गैस का एक डब्बा है, उस डब्बे में ऑक्सीजन गैस है। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अगर आप लोग उठाओगे तो आप क्या करोगे? उसका ये मालूम करने के लिए आया उसमें सेम एटम है या नहीं है, आप उस डब्बे को उठाओगे, उसका फार्मूला लोगे, उनमें जितने भी एटम्स हैं उनको काउंटर करोगे और ये देखोगे आया वो दोनों एटम्स सेम है या नहीं है, एक जैसे है या नहीं है। अगर वो एक जैसे होंगे तो वो एटम एलिमेंट कहलाएंगे, सारा एक एलिमेंट कहलाएगा। अगर वो डिफरेंट होंगे, अगर किसी प्योर हालत में उनके एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो वो फिर क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। अगर आप इसकी कंपोजिशन के पीछे जाएंगे तो जब डिफरेंट एलिमेंट एक ख़ास रेशो पर आपस में मिले और एक तीसरा चीज़ बनाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड। अब H2O, पानी खुद में क्या है? पानी एक कंपाउंड है। अब पानी की H2O हालत, मतलब आपने एक ग्लास लिया या एक जग लिया, उस जग में आपने प्योर पानी डाला। प्योर से मेरा मुराद कि उसमें कोई मिनरल शामिल नहीं था, उसमें नमक का एक ज़रा नहीं था, उसमें किसी दूसरे भी कंपाउंड का कोई भी ज़रा नहीं था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी के ही मालिक्यूल थे, शफाफ पानी था, कोई दूसरा चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो हम उसको कहेंगे कि ये भी प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस में फिर ये कौन सा प्योर सब्सटेंस है? कंपाउंड फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब वही कंपाउंड कहाँ से निकला? प्योर सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस हमारे पास हमें वापस कहाँ पे कनेक्ट करेगा? हमें मैटर के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये तो हुआ हमारे पास बेसिक एक ब्रॉड बैकग्राउंड, क्या हमने जो क्रिएट करना था हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग डिटेल में एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हम लोग एलिमेंट का डिटेल देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ एलिमेंट के बारे में ये पढ़ेंगे कि उसका सिंबल क्या होता है। उसका सिंबल क्या होता है? नंबर फर्स्ट, अगर आप एलिमेंट की डेफिनेशन करना चाहोगे, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया
कि हर वो चीज़ छोटी मिकदार में हो या बड़ी मिकदार में हो, हर वो चीज़ जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई होती हो। यहाँ पर मैंने देखा कि वो तमाम सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंस सैंपल होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेशन वाइज आप कुछ भी कह सकते हो। आसान अल्फाज में हर वो चीज़ जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ होगा उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। दोबारा, हर वो चीज़ जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ होगा उसे हम एलिमेंट कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेम है या सेम नहीं है। आप लोगों को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पता चलेगा। किस बेस पर पता चलेगा? एटॉमिक नंबर्स के। अब यहाँ पे अगर मैं उसी डब्बे की बात दोबारा से करूँगा तो मैं ये जानूँगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का मैंने एक एटम उठाया, उसके एटॉमिक नंबर को चेक किया, वो एटॉमिक नंबर मेरे पास 8 आया। मैंने दूसरा उठाया, उसका भी 8 आया। मैंने तीसरा उठाया, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या आया? 8 आया। मैंने चौथा उठाया, उसका एटॉमिक नंबर भी 8 आया। पांचवा उठाया, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या आया? 8 आया। जितने भी एलिमेंट्स मैंने, जितने भी एटम्स मैंने उसमें से उठाए, अगर उन सारे के सारों के एटॉमिक नंबर सेम आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये एक ही एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर की अगर आप ब्रीफ वो इंट्रोडक्शन लेना चाहोगे तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आई होप आप लोगों को पता है। ये आपके पास एटम होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है मेजर, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों स्पेसिफिक तादाद में उसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप सिर्फ इसके नंबर को, फॉर एग्जांपल ये 2 प्रोटॉन वाला है, अगर आप सिर्फ इस नंबर को कंसीडर करेंगे तो अगर ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 100 होगा, जितना भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम या दैट एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा हिस्सा है इसका, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है आपके पास सिंबल्स। वो आपके पास क्या है? सिंबल्स। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स है। तकरीबन कितने? 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स, उन सब के 118 किस्म के नाम हैं, ठीक है। अब उन एलिमेंट्स को हम जब स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कंप्लीटली तो नहीं लिख सकते, तो हम अपनी आसानी के लिए उसको एक सिंबल दे देते हैं। सिंबल का अगर मैं आपको आसान अल्फाज में मतलब समझाना चाहूँ तो ये क्या है? ABC। अब ये ABC क्या है? ये A है आपके पास, A। ये A क्या है? A एक साउंड को ज़ाहिर कर रहा है। ये A है। फॉर एग्जांपल, हमने 2 लकीरें, एक ऊपर खींची, एक नीचे खींचा और उसके बीच में से एक लाइन खींच दी। अब ये इस तरीके का एक लकीरें बन गई और इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये ए वाले आवाज़ को एक सिंबल दे दिया है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को एक सिंबल देंगे तो उसको आप कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उसको हम लोग उसका सिंबल कहेंगे या उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप सिंबल की आसान सी डेफिनेशन करना चाहोगे तो हर वो चीज़, हर उस किस्म की लाइन समझो या हर उस किस्म का लेटर समझो जिससे हम किसी एक एलिमेंट को जाहिर कराएंगे, उसको हम लोग कहते हैं उस एलिमेंट का सिंबल। इंग्लिश में आप करना चाहोगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स सिंबल। अच्छा, फिर सिंबल की हम लोगों ने जितना 118 एलिमेंट को अगर हमने सिंबल्स दिए हुए हैं, उनकी हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। क्लासिफिकेशन इसलिए की हुई है क्योंकि हमारे पास मसला आ रहा था। ये मसला आ रहा था कि हमारे पास 2 एलिमेंट थे, एक था हाइड्रोजन और दूसरा था हीलियम, ठीक है। हीलियम, दूसरा एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। अब ये दोनों HH से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों HH से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम लोग अगर सिर्फ इसका H लेंगे और इसका भी H लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये
अगर हम इन दोनों को फॉर एग्जांपल एच से ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें मसला होगा, तीसरे समझने वाले को मसला होगा कि भाई इस एच से अब इस बंदे का क्या मुराद है, आया इस एच से इसका मुराद हीलियम है या आया इस एच से इसका मुराद क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये मसला हो रहा था। इस मसले को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की ताकि हम मसले से बचे। हम जो भी सैम्पल पुट करें तीसरे जानने वाले को, पढ़ने वाले को आसानी से इस बात की समझ आ जाए कि हम कौन से एलिमेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्लास ये है फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम। अंग्रेज़ों ने ज़्यादा काम किया हुआ है केमिस्ट्री में, चीज़ों को इन्वेंट करने में, डिस्कवर करने में। तो उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को भी डिस्कवर किया हुआ है। तो उन्होंने, अब चूँकि इंग्लिश एक मेजर लैंग्वेज है तो सारी एलिमेंट्स को हमने तकरीबन इंग्लिश के ही ज़ुबानों के साथ नाम दिए हुए हैं। अब फर्स्ट लेटर, जो जिस भी एलिमेंट का पहला लेटर होगा हमने उसके पहले लेटर को लिया और उसको उसका सिंबल करार दिया। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन के पहले एलिमेंट को लिया, H से ज़ाहिर कर दिया तो ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। नाइट्रोजन का के पहले, अब अगर आप नाइट्रोजन को देखते हो ना, नाइट्रोजन ऐसे लिखते हैं हम लोग या नहीं लिखते, ये नाइट्रोजन हुआ, इसके इस पहले एलिमेंट को लेटर को आपने लिया और इसको नाइट्रोजन का सिंबल करार दिया। इसी तरह ऑक्सीजन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का वगैरह वगैरह। मतलब जब आप किसी भी इंग्लिश नेम, किसी भी एलिमेंट के इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर को लेते हो और उसको उसका सिंबल बना देते हो, उसको हम लोगों ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन इनके फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम में रखा। उसके बाद अगर आप लोग कहते हो उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लिथियम का, किसका, लिथियम का, लिथियम भी उसका इंग्लिश नेम है। ये लिथियम Li से स्टार्ट होता है। अब मैंने कह दिया कि हम लोग H सिर्फ H का नाम क्यों नहीं दे रहे। देखो यहाँ पे हीलियम का भी मैंने He लिखा है, फर्स्ट 2 लेटर लिखे हुए, क्यों, क्योंकि अगर हम H लिखेंगे तो फिर वो सेम वाला प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिथियम का नाम है। तो चूंकि जो पहले L वगैरह है वो अल्फ़ाबेट्स पूरे हो चुके हैं, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, पहले एक के बजाय हमने पहले 2 लेटर्स कंसिडर कर दिए, जिसमें हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स उसके आ जाएंगे। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग को देखोगे तो Al उसके फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट 2 लेटर्स हो जाएंगे। तो ये उसका दूसरा क्लास हुआ। तीसरे क्लास को अगर आप लोग ज़ाहिर करेंगे तो हमने उसमें फर्स्ट लेटर लिया है और एनी अदर लेटर लिया है। एक फर्स्ट लेटर लिया है और एक एनी अदर लेटर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, ये क्लोरीन की हमने बात की, ठीक है। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो ये C हो गया, ये L हो गया। फर्स्ट लेटर है, सेकंड को हमने छोड़ दिया, थर्ड को कंसिडर कर दिया। अब फर्स्ट और थर्ड को जब हमने कंसिडर कर दिया तो इससे क्या बना, Cl बना। और Cl किसका सिंबल है, इस क्लोरीन का सिंबल है। इसी तरह आपने कैडमियम को लिया है, इसी तरह आपने क्रोमियम को लिया है, CHR आता है इसकी स्पेलिंग में, तो H को छोड़ करके हमने R लिया हुआ है। इसी तरह आपने मैग्नीशियम को लिया हुआ है, MAG, A को छोड़ करके आपने G को उसके साथ कंबाइन किया हुआ है, तो ये मैग्नीशियम हो गया। इसी तरीके से जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो सबसे अलग पार्ट है, वो है फोर्थ क्लास। उस फोर्थ क्लास का नाम हमने रखा है प्री हिस्टोरिक नेम। यहाँ पे मैंने लिखा है, हमने क्या लिखा है, प्री हिस्टोरिक नेम। प्री हिस्टोरिक मीन्स मतलब हम उसके आज के ज़माने के इंग्लिश नेम के साथ नहीं जाते, उसको नहीं लेते, हम उसकी तारीख़ में जाते हैं कि किसने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया, ज़्यादा रिसर्च की, ज़्यादा उस पर चीज़ें बनाई, ज़्यादा उसको यूज़ किया, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हो ग्रीक लोगों ने साइंस में, ग्रीक लोगों ने आम जिंदगी में बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो ज़्यादातर ये गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह उनकी ही लैंग्वेज से पहले, साइंस मतलब ज़्यादातर उनके ही लैंग्वेज से हमारे पास आया हुआ है। तो अगर आप गोल्ड की एग्जांपल लोगे, गोल्ड को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। अगर हम इन रूल्स के मुताबिक जाएंगे तो हमें तो गोल्ड को या तो G से ज़ाहिर कर देना चाहिए था, या तो GO से ज़ाहिर कर देना चाहिए था, या GL या GD से ज़ाहिर कर देना चाहिए था। अब हमने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम इसके प्री हिस्टोरिक नेम की तरफ चले गए हैं। इसका प्री हिस्टोरिक नेम ऑरम है, AU से स्टार्ट होता है, तो हमने गोल्ड के सिंबल को AU ज़ाहिर कर दिया।
क्लियर। दूसरा है सिल्वर है, सिल्वर जो है वो आर्जेंटम है, आर्जेंटम, ये आर्जेंटम है और आर्जेंटम को हमने क्या कर दिया है, ए और जी से जाहिर कर दिया है। ठीक है, हम रूल्स उस पर कोई दूसरा नहीं अप्लाई कर रहे सिवाय उसके प्री हिस्टोरिक नेम के। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट हमें लगेगा हम उस तरीके से उससे 2 लेटर उठा करके उसके उन्होंने उसको उसके नेम पे नेम दे दिए कि ये उनका बेस सिंबल हो गया। तीसरा कॉपर है, ये क्यूप्रम है। अब क्यूप्रम को हमने किस से जाहिर कर दिया है, Cu से जाहिर कर दिया कॉपर। अगर आप लोग कॉपर को इंग्लिश के नेम से जाहिर कर दिए तो ये Cu के बजाय Co होना चाहिए था। इसी तरह सोडियम है, नेट्रियम से निकला हुआ है। इंग्लिश में तो हम इसको सोडियम ही कहते हैं ना, लेकिन ग्रीक ज़ुबान में इसको नेट्रियम कहते हैं। तो हमने उसके इंग्लिश के ज़ुबान को छोड़ करके उसके ये जो ग्रीक का ज़ुबान है वो ले लिया है जो कि नेट्रियम है। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। तसल्ली से घर में जाके इसको देखें, समझे। कोई भी सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। हम जितने भी पॉसिबल हुआ हमारे पास इतना इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस कर लिया करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।